गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एमए फाइनल की कक्षाएं जो है शुरू हो गई हैं और मैंने आपको पिछली कक्षा में आपका टॉपिक चल रहा था कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान को हमने अध्ययन के दृष्टि से उसका सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए हमने उसको दो भागों में बांटा है। किस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन स्पष्ट रूप से किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने राजनीति विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा है, परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। मैंने आपको पिछली कक्षा में परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इस तरह से औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें हम औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल करते हैं कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो उसके अध्ययन की केंद्र इकाई है। और इस प्रकार मैंने आपको बताया था लास्ट कक्षा में कि परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है बहुत ही संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है व्यापक है। तो देखिए, आपकी एमए फाइनल की कक्षा है और आपका पेपर चल रहा है पेपर फिफ्थ और आपका टॉपिक है परंपरागत हो गया आपका दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का समय बताया था मैंने आपको दूसरे महायुद्ध से पहले का समय, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका समय है द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय, द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय। द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय। यानी 1945 के बाद का समय, 1945 के बाद का समय हम लेते हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का समय। तो जिस प्रकार 1945 से पहले का समय परंपरागत दृष्टिकोण का काल हम देखते हैं और 1945 के बाद में जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद में जब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम का जो है जन्म हुआ और उसके साथ ही राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का समय 1945 के बाद का है और इसमें जो है अध्ययन की केंद्र इकाई, देखिए आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्र बिंदु, अध्ययन का केंद्र बिंदु है मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार। तो देखिए, जहां पर परंपरागत दृष्टिकोण में केवल राज्य, सरकार जैसी औपचारिक संस्थाएं ही अध्ययन में शामिल हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाएं और मुख्य रूप से मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो अध्ययन का केंद्र बिंदु है कि इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार पर जो है पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया गया
और औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ औपचारिक संस्थाओं के औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं अनौपचारिक संस्थाओं के अनौपचारिक संस्थाओं को भी अध्ययन में शामिल किया गया। देखिए, इसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं को भी जो है इसमें शामिल किया गया। और देखिए, ये जो है मानव के राजनीतिक व्यवहार पर इसमें प्रमुख रूप से बल दिया गया। और औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाएं, कहने का तात्पर्य है कि मानव के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं, चाहे से उसका वो आर्थिक जीवन है, चाहे से उसका जो सांस्कृतिक है, चाहे से उसके जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन सभी का अध्ययन जो है इसमें शामिल किया गया। तो मानव के जीवन के जितने भी विविध पक्ष हैं, उन सभी पक्षों में जो भी मानव के व्यवहार को, जो भी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित करती हैं, उन सभी घटकों का, उन्हीं सभी नियामकों का, उन सब तत्वों का अध्ययन इसमें शामिल किया गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया। तो देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में हम देखते हैं सबसे बड़ी क्रांति जो हुई राजनीति विज्ञान में, वो है व्यवहारवादी क्रांति। क्योंकि डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा राजनीति विज्ञान में एक नए उपागम की शुरुआत की। और व्यवहारवादी क्रांति जो है, डेविड ईस्टन के प्रयासों से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और उस व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में एक नए जो है दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जो कि आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो देखिए, इसमें शिकागो विश्वविद्यालय के जितने भी जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन सभी का, शिकागो विश्वविद्यालय का भी इसे महत्वपूर्ण स्थान रहा। और इस तरह से अमेरिका में जो है कई जगह जगह नए नए अनुसंधान किए गए, किस प्रकार से राजनीति शास्त्र को जो है अधिक से अधिक विज्ञान से युक्त बनाया जाए। तो अब सभी समाज विज्ञानों की ये मुख्य रूप से होड़ ही हो गई थी कि सब में होड़ लग गई थी कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को हम अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक बना सकें। तो इसमें जो है शिकागो विश्वविद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसी प्रकार से चार्ल्स मेरियम ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका इसमें अदा की। और चार्ल्स मेरियम ने जो है 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का, वैज्ञानिक प्रविधियों का जो है किस प्रकार से समावेश किया जाए, इस पर उन्होंने पूरी तरह से अपना जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में जो एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में ये एक ऐसा समय था जब सभी समाज विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण होड़ लग गई थी कि अपने अपने विषय को किस प्रकार से वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सके, अधिक से अधिक विज्ञान और नई तकनीकें उसमें समाविष्ट कर सकें। तो इसी प्रकार से चार्ल्स मेरियम ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अपना भूमिका अदा की। और अपनी पुस्तक में उन्होंने राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से नई तकनीकों,
नई प्रविधियों का जो है समावेश किस प्रकार से किया जा सके, इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में जो है व्याख्या प्रस्तुत की है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में एक नई सोच को जो है प्रस्तुत करता है और राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर जो है बल देने की बात कही गई है कि किस प्रकार से जो है अध्ययन का विषय क्षेत्र जो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि मानव के राजनीतिक व्यवहार को शामिल किया गया है और इसमें मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन सभी का इसमें अध्ययन जो है किया जाने लगा और इस प्रकार से इसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं को अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र व्यापक है। और इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम नई जो है पुरानी अध्ययन पद्धतियों को हम उसमें प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम अध्ययन की नई तकनीकों नई पद्धतियों का इसमें प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से अध्ययन को अधिक से अधिक हम विज्ञान से युक्त बनाएं, अध्ययन में अधिक से अधिक नवीनता जो है उसमें लाएं और किस प्रकार से अध्ययन अधिक से अधिक विज्ञान से युक्त बनाएं, अर्थात राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का जो है प्रयास जो है आधुनिक दृष्टिकोण में किया गया। तो देखिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इसमें जो वैज्ञानिकों ने किस प्रकार विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स ई मैरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये चार्ल्स मैरियम ने अपनी किताब में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार हम नई तकनीकों नई वैज्ञानिक तकनीकों का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इसका वर्णन पूरी तरह से चार्ल्स मैरियम ने अपनी इस पुस्तक में दिया है। किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में हम नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके अध्ययन को किस प्रकार से नवीन और विज्ञान से युक्त बना सकते हैं। तो देखिए अब हम प्रमुख आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख कोई दो विचारक या तीन विचारक आप बताइए। तो देखिए हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं, क्योंकि आपके कई बार 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के कोई प्रमुख 2 या 4 विचारकों के नाम बताइए। देखिए चार्ल्स मैरियम, कैटलीन, चार्ल्स मैरियम, कैटलीन, चार्ल्स मैरियम, कैटलीन, डेविड ईस्टन, मैक्स वेबर,
मॉर्गेनथाउ, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन ईस्टन, मैक्स वेबर, मॉर्गेनथाउ, लासवेल आदि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं। तो देखिए, आपके हमेशा 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के जो है प्रमुख विचारक कौन कौन है। तो देखिए, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन ईस्टन, मैक्स वेबर, मॉर्गेनथाउ, लासवेल आदि जो है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख जो है महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण में जो है कैटलिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। और कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन का प्रमुख कथन है, प्रमुख उसका वाक्य है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान है। तो देखिए, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया कि शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे कि मॉर्गेनथाउ ने भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसमें हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष रहता है और हमेशा जो है प्रत्येक जो भी राजा होता है या जो भी शासन करने वाला होता है वो हमेशा युद्ध में, संघर्ष में रत रहता है कि किस प्रकार से वह अपने से शक्तिशाली जो राजा है उस शक्तिशाली राजा की अधीनता उसे नहीं स्वीकारनी पड़े और अपनी शक्तिशाली सेना के द्वारा वो उसको पराजित कर सके। तो हमेशा इसमें शक्ति के लिए संघर्ष रहता है कि हमेशा जो शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने से नीचे शक्तिहीन व्यक्ति को दबाता है और हमेशा उन दोनों में संघर्ष होता है और शक्तिशाली की विजय होती है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान हमेशा हम देखते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष व्याप्त रहता है इसमें, हमेशा शक्ति के लिए, क्योंकि जब राजा एक दूसरे के साथ में युद्ध करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि वो अपने से शक्तिशाली जो राजा होता है वो जीत जाता है और शक्तिहीन राजा जो होता है पराजित हो जाता है। तो हमेशा शक्ति को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या रहता है, संघर्ष रहता है। तो देखिए, हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। देखिए, हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र क्या है। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार
राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद में जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हम कई चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र के बारे में कुछ अध्ययन क्षेत्र के बारे में अध्ययन क्षेत्र के बारे में कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र के बारे में कुछ आधारभूत मान्यताएं निम्न है। पहली है कि अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगला है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अगला है राजनीति विज्ञान के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में इसे तय करने के लिए कुछ आधारभूत मान्यताएं बताई गई हैं, जो कि प्रमुख हैं कि अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण में आदर्शवादी दृष्टिकोण हम देखते हैं कि प्लेटो, अरस्तु ये आदर्शवादी जो है अवधारणा
अरस्तु का चिंतन तो फिर भी यथार्थवादी है, लेकिन प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी है, हीगल आदर्शवादी है। तो देखिए, जहां परंपरागत दृष्टिकोण में आदर्श नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं पर आधुनिक दृष्टिकोण में यथार्थवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। विषय वस्तु को समझने में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, कहने का मतलब है कि समाज विज्ञानों में आपसी संबंध है और एक विषय दूसरे विषय के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये समाज विज्ञान के विषयों में आपस में सहसंबंध पाया जाता है, उसकी बात कही गई है। अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का अर्थात वैज्ञानिक तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें जो है विषय वस्तु और इसका अध्ययन क्षेत्र जो है परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में व्यापक है, और इसमें प्रमुख रूप से अध्ययन को जो है बिल्कुल विशुद्ध रूप से विज्ञान अर्थात वैज्ञानिकरण करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। किस प्रकार से इसमें अध्ययन जो है यथार्थवाद पर है, और उसके साथ ही अध्ययन में नई पद्धतियों नई तकनीकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इसमें पूरी तरह से जो है इस बात पर बल दिया गया है।